ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब संसद में खड़े होकर ये कह रहे थे कि विपक्ष को क्या सवाल पूछने चाहिए ये हम बताते हैं, उस वक्त शायद रक्षा मंत्री की बात का मतलब देश को ठीक से समझ में नहीं आया होगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर के टिप्पणी की कि आपको जनता के बीच सोशल मीडिया में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसके प्रमाण आपके पास ना हो, आपको मुद्दे उठाने हैं तो सही मंच पर उठाइए, संसद में उठाइए। और संसद में क्या सवाल किए जाने चाहिए ये रक्षा मंत्री बता रहे हैं, ये सत्ता बता रही है। तो अब शायद आप सारा माजरा समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका, उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले आप परख लीजिए, जो थोड़े बहुत जाले हैं वो भी साफ हो जाएंगे। याद कर लीजिए यूपीए सरकार का दौर, जब यूपीए सरकार पर घोटालों के आरोप 2013-14 में नरेंद्र मोदी लगा सकते थे बगैर किसी पुख्ता सबूत के, और जिस व्यक्ति का हवाला मोदी जी उनकी पूरी टीम देती थी, उन्हीं सीएजी विनोद राय ने बाद में कहा कि सारे आंकड़े गलत थे, वो कोरे अनुमान थे। याद कर लीजिए कसाब मामले की पैरवी कर रहे सरकारी वकील उज्जवल निकम को, जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया तो वो चुनाव हार गए। अभी हाल ही में निकम को मोदी सरकार ने राज्यसभा में नामित किया है। इन्हीं निकम साहब के बयान के आधार पर 2013-14 में नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम ने जेल में कसाब को बिरयानी खिलाने का आरोप लगाया था, और बाद में जुमला चल निकला। लेकिन बाद में खुद निकम साहब ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं था, वो सब झूठ था, यूं ही था। उसी के इनाम के तौर पर उज्जवल निकम आज राज्यसभा में बैठे हैं। किसी भी अंदेशे पर सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाना विपक्ष का काम है और उसकी हकीकत बताना सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन वही विपक्ष, वही नरेंद्र मोदी जब खुद सत्ता में आ गए तो विपक्ष के सवालों से भी बौखलाने लगे। सुप्रीम कोर्ट भी विपक्ष के नेता को ताकीद कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है, और आज का सच एक सवाल के रूप में सामने है। क्या वाकई मौजूदा वक्त में देश में सब कुछ सत्ता के मुताबिक, सत्ता के इशारे पर ही चल रहा है? इस एक सवाल के साथ अब शायद आप उस बड़े सवाल का मतलब भी समझ सकते हैं जो राहुल गांधी लंबे समय से उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता के दौर में संविधान को दरकिनार करने का आरोप, संवैधानिक संस्थाओं पर सत्ता के कब्जे का आरोप। इस कड़ी में आप किसी भी संस्था को देख सकते हैं, किसी भी संस्था को। आप अलग अलग मसलों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां और फैसलों को भी देखिए और परखिए, आपको समझ में आने लगेगा। एक दौर में महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहा, लेकिन शिंदे की असंवैधानिक सरकार को लेकर कोई फैसला नहीं दिया गया। सरकार चलती रही और उस सरकार ने अपना कार्यकाल भी पूरा किया। उसके बाद चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चमत्कारिक विजय के साथ सत्ता में आ गई। एकनाथ शिंदे भी नंबर 1 से फिसल कर ऐसे फिसले की किसी गिनती में नहीं बचे। वैसे कहने को तो वो उप मुख्यमंत्री हैं। एक दौर में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक कहा था, आपको याद होगा। लेकिन वो असंवैधानिक काम करने वाली जो सरकार थी, मोदी सरकार, उसको लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया गया। और बिल्कुल ताजा मामला बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का है, जहां विपक्ष का भारी विरोध, चुनाव आयोग की गड़बड़ियों के दर्जनों सबूत सोशल मीडिया और पैरेलल मीडिया पर तैर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सुझाव दिया, जिसे चुनाव आयोग ने माना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जनता की सबसे बड़ी फिक्र का सवाल तो उठाया कि वोटर लिस्ट जांच के बहाने नागरिकता की पहचान क्यों? यह काम चुनाव आयोग का नहीं है। लेकिन इसकी रोकथाम को लेकर के कोई फैसला अब तक नहीं आया है। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई में क्या होता है, कोर्ट क्या करता है, इसका इंतजार सभी को है। जिन वोटर्स का हक मारा जा रहा है, क्या अगली सुनवाई में उन्हें राहत मिलेगी? 2 महीने के भीतर बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। संविधान को लेकर राहुल गांधी के सवाल सिर्फ आरोप नहीं है, ये एक चिंता है।
संविधान को बचाए रखने की चिंता, लोकतंत्र को बचाए रखने की चिंता। राहुल गांधी जो चिंता अपने सवालों के जरिए उठा रहे हैं, उसमें चुनाव आयोग को आप सबसे ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की सुरक्षा का सीधा जिम्मा चुनाव आयोग के पास ही है। चुनाव आयोग को लेकर के राहुल गांधी पूरे विपक्षी इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल रात जो डिनर हुआ उसका बड़ा मकसद यही था, लेकिन इस कड़ी में आप दो सवाल और जोड़ लीजिए जो संवैधानिक रूप से देश के दो सबसे बड़े पदों के साथ जुड़े हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऊपर के पद, जैसे कि नंबर 1 पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। हिंसा के चलते मणिपुर 2 साल से ज्यादा वक्त से बदहाल है। सबसे ज्यादा अत्याचार वहां महिलाओं पर ही हुआ। शुरुआती दौर में ही मणिपुर के हालात वहां की तब की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राष्ट्रपति को बताया, फूट फूट कर रोते हुए बताया। क्या राष्ट्रपति की ओर से राज्य सरकार, मोदी सरकार या गृह मंत्रालय से कोई सवाल किया गया? देश को ऐसी कोई जानकारी तो नहीं। हाँ, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जरूर 6 महीने के लिए फिर से बढ़ने जा रहा है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए सदन से पारित किसी विधेयक पर अपनी राय रखने की एक समय सीमा निर्धारित कर दी, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की ओर से कुछ बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट से व्याख्या और अर्थ समझने की चिट्ठी भेज दी गई। सत्ता और सियासत की थोड़ी भी समझ रखने वाले ये जानते हैं कि राष्ट्रपति की चिट्ठी के पीछे नरेंद्र मोदी की सत्ता ही छिपी हुई है। वरना किसी राज्य की विधानसभा से पारित किसी विधेयक को कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति भला क्यों लटकाएंगे? और इस मामले में एक स्पष्ट समय सीमा तय होने पर भी राष्ट्रपति को भला ऐतराज क्यों होगा? लेकिन राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखनी पड़ी। इसके मायने हर कोई समझ रहा है, शायद सुप्रीम कोर्ट भी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऊपर नंबर 2 का पद है उपराष्ट्रपति का। लेकिन जगदीप धनखड़ जिस तरह से इस पद से बाहर हुए, उसके बाद कुछ बताने समझाने की जरूरत तो है नहीं। पद पर रहते हुए भी धनखड़ किस तरह खुलेआम मोदी सत्ता की लकीर पर चल रहे थे, यह भी हर किसी के सामने था। तो फिर देश में कौन सा संवैधानिक पद बचा? कौन सी संवैधानिक संस्था बची? फोर्थ पिलर, चौथा स्तंभ यानी मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इन सारी परिस्थितियों को अपने जहन में रखते हुए अब आप लोकतंत्र में अपनी भूमिका को परखने की कोशिश कीजिए। लेकिन उससे पहले मोदी सत्ता का एक और सच याद कर लीजिए। आपका वित्त मंत्री आपका चुना हुआ नुमाइंदा नहीं है पिछले 10 साल से। शायद इसीलिए हमारी वित्त मंत्री कह सकती हैं कि प्याज लहसुन की कीमत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो प्याज लहसुन खाती ही नहीं है। देश की ये महान वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, जिनकी फिलॉसफी है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। वो ऐसे हर बयान दे सकते हैं क्योंकि जनता से उनका सीधा कोई सरोकार नहीं है, उन्हें चुनाव में जाना नहीं है। राज्यसभा की माननीय सदस्य बनकर वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था संभाल रही हैं पिछले 2 टर्म से। इसी तरह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भी 2024 से पहले तक इसी स्पेशल कैटेगरी में शामिल थे, जनता से कटे हुए, उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं से लगभग अनजान। ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐसे नेताओं को थमा रहे हैं, तो क्या ये इत्तेफाक है या इन नेताओं की काबिलियत? राजनीति में इत्तेफाक तो कुछ होता नहीं, सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से राजनीति ही होती है। और रेल मंत्री से लेकर तेल मंत्री तक की काबिलियत सबके सामने है। तो इस बात का सच भी उसी सवाल, उन्हीं बातों में छिपा है कि जब सब कुछ मुट्ठी में है, सवाल और मुद्दे तय करने का हक भी सत्ता अपने पास ही चाहती है, तो फिर कौन मंत्री है भी या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? 5 साल में एक बार आने वाले चुनाव तो
चुनाव आयोग को ही देखने हैं। और चुनाव आयोग में बैठा हर आयुक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुहर से ही बैठा हुआ है। तो वो क्या अपने आकाओं के खिलाफ जा सकता है? फिर चुनाव की फिक्र ही क्या करनी है? अब एक बार दोबारा आप सब सोचिए कि लोकतंत्र में आपकी भूमिका क्या है? आपकी कोई भूमिका बची भी है या नहीं? जो कुछ आपकी समझ में आए हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी लिख करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।